Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास में हम IQ के लेक्चर नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेतहाशा क्वेश्चन आपके नस्ट के फास्ट के पेपर के अंदर आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल हर पेपर के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आपने हल्का नहीं लेना, इस टॉपिक को बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कंसीडर करना है। मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको बेसिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर मालूम होना चाहिए अल्फाबेट्स का इंग्लिश के अंदर। उसकी सबसे आसान शॉर्टकट क्या है कि मेरा प्यारा बच्चा, जैसे ही आपको पेपर मिले उसको टॉप मोस्ट कॉर्नर के ऊपर आप पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को एक दफा लिख दो। यानी कि जैसे ही आपको पेपर मिले आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRST टिल Z तक आप लिख दो और फिर उसकी न्यूमेरिक फॉर्म लिख दो वहां पे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे पेपर मिला, मैंने स्टार्टिंग के अंदर फौरन से लिख दिया कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ है ना। मैंने पूरी की पूरी उसकी ABCD को लिख दिया और इसके नीचे न्यूमेरिक फॉर्म लिख दी। मुझे मालूम है, मुझे दो बेसिक बातें बस मालूम होनी चाहिए कि पेपर के स्टार्ट के अंदर मेरा नस्ट बिजनेस स्कूल का पेपर हो, मेरा नस्ट का पेपर हो, मेरा फास्ट का पेपर हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी जहां पे IQ आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग वहां पे लाजमी आएगी। जब कोडिंग डिकोडिंग वहां पे लाजमी आएगी तो पहला जो काम आपने करना है वो आपने ABCD को, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को सबसे पहले उठा के लिख देना है, सबसे पहले उठा के पेपर पे लिख दो। अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे। अब देखो, लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग बहुत मुश्किल है, हालांकि बहुत ही आसान है। ये सारे क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, सारे आपके नस्ट के, फास्ट के, बिजनेस स्कूल के पास पेपर से लिए गए हैं। अब देखो, मेरे पास ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल नंबर रीजनिंग की तरह का क्वेश्चन आ गया, हालांकि लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सी किसके बराबर होता है? मुझे मालूम है सी बराबर होता है 3 के। देखो, डी किसके बराबर होता है? डी की मतलब क्या है? डी का न्यूमेरिक फॉर्म क्या होती है? 4। ई क्या होता है मेरे पास? 5 के बराबर। और एफ क्या होता है मेरे पास? 6 के बराबर। अब देखो, क्या यहाँ पे इस नंबर रीजनिंग टाइप जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल फॉर्म मुझे होते हुए दिख रहा है। क्या देखो, सी के सामने क्या है? 10। तो अगर सी 3 के बराबर है तो क्या बन रहा है? 3 का स्क्वायर प्लस का 1 क्या बन जाएगा? 10। इसी तरीके से देखो, डी के सामने क्या है? 17। तो भाई डी क्या होता है? 4। तो अगर आप खुद से देखो तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस का 17 फॉर्म हो गया। इसी तरीके से देखो मेरा बेटा, ई के सामने क्या है? 26। ई क्या होता है? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 प्लस का 1 26। इसका मतलब जो भी एफ के सामने है वो क्या होगा भैया? एफ क्या है? 6। तो यानी कि क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस का 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस का 1 37। यानी कि इस नंबर की वैल्यू क्या होगी? 37 के बराबर। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है? बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CE 1522 DF 2432 EG डैश 44। अब बच्चे परेशान हो गए, सर क्या करने, सर ये तो बहुत मुश्किल चीज आ रही है। हालांकि लिटरली बहुत आसान चीज आ रही है। देखो, सी क्या होता है मुझे मालूम है, सी किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ई क्या होता है मेरे पास? 5 के बराबर। देखो, आपको ये ऑल दो याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो फिर मेरा बेटा आपको कोशिश करनी है कि पेपर के स्टार्ट में लिख दो ताकि कंफ्यूज होने की जरूरत ना हो। सही है ना? अब देखो, डी किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। पहले आप सिंपल में न्यूमेरिक फॉर्म को लिख देता हूं और ये 6 का 6 एज इट इज। देखो, ई किसके बराबर होता है? ई बराबर होता है 5 के, और जी बराबर होता है किसके? 7 के। किसके बराबर होता है मेरा बेटा? इधर देखो भैया, ई बराबर होता है किसके मेरे? ई बराबर होता है मेरे पास 5 के, और जी बराबर होता है 7 के। अब जरा पैटर्न समझो यार, 3 इंटू 5, 3 5 जार क्या है? 15। देखो बीच की वैल्यू बन रही है। 4 6 जार क्या होता है? 24, ये वाली वैल्यू बन रही है। तो अगर 5 7 जार होगा तो 5 7 जार क्या होगा? 5 7 जार यहाँ पे क्या नंबर मिसिंग है? 35। 35 बन जाएगा भैया। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया सिंपल तरीके से। बताओ भाई क्या मसले की बात है? तो देखो, पेपर के स्टार्ट के अंदर अपने पास जो है ना अल्फाबेट्स को लिख देना है। उससे आपका फायदा ये होगा कि आपकी 99.9% मुश्किलात होंगी वो आसान हो गई, और बाकी मुश्किल जो मुझसे पढ़ लो वो भी क्लियर मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। क्लियर है मेरे प्यारा बेटा? कोई मसला यहाँ था? तो भाई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, सिंपल सा पैटर्न था कि यार आपके पास यहाँ पे बीच की नंबर वैल्यू मिसिंग थी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई ये जो भी आपके पास अल्फाबेट्स गिवन है, इनके जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू होती है क्या होती है? सी की 3, ई की 5। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 15 बना रही है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन गया? 15। इस तरीके से डी और एफ पे क्या हो रहा था? डी होता है 4, एफ होता है 6, तो 4 6 24 बन गया यहाँ पे। इसी तरीके से ई और जी के ऊपर क्या होगा? 5 इंटू 7, तो 5 7 35 बन गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बेटा? सॉल्व हो गया। अच्छा, एक दफा यही क्वेश्चन पेपर में आया था और ये वाली वैल्यू मिसिंग थी। उस सूरत में क्या करोगे? उस सूरत में अगेन आपका काम बड़ा आसान सा है। कैसे काम आसान से? देखो, आपको सिंपल आपको देखना है कि यार आपको यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 5 और 3, तो यानी कि इनसे ही कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। कैसे? कि यार देखो, अगर मैं करूं 5 का स्क्वायर माइनस की पहली वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस का 22 बन गया। इसी तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पे करूं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस का 4 32 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या था? ये बार बार मिट रहा है यार।
यहाँ पे है ई और जी, और इनके नंबर्स क्या आते हैं मेरे पास, ये 5 और 7 हो गया ना, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस का 5, तो 49 माइनस का 5 क्या बन जाएगा 44। तो ये क्वेश्चन एक दफा इस तरीके से भी आया था कि थर्ड वाला कॉलम मिसिंग था। तो कोई मसले की बात नहीं, किसी भी चीज के ऊपर है आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, चुटकी बजा के। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, आपके लिए चीजें बहुत आसान है। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको पढ़ा दिया कि लेट सपोज अगर ये वाली वैल्यू मिसिंग होगी तो कैसे निकालोगे इस वैल्यू का आंसर, कि आपको साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इस थर्ड कॉलम में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या है कि जो आपके पास सेकंड वाली अल्फाबेट है उसका स्क्वायर माइनस फर्स्ट वाले अल्फाबेट को माइनस करवाना है। तो क्या बन जाएगा भैया, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस का 4, तो 36 माइनस का 4 क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा। सिंपल इज दैट। क्लियर है मेरे प्यारा बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन आ रहा है। कहता है कि भाई अगर टेनिस को मैं लिख सकता हूं RDNPJS के अंदर, तो बताओ यूसुफ को क्या लिखा जाएगा। अब आपको एक कोड गिवन है और आपसे कहा जा रहा है बताइए यूसुफ को क्या लिखा जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन है। याद रखो सबसे पहला काम क्या करोगे, अपने सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेकर आ जाओ। आपके सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर मौजूद होगा ना, आप विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेकर आ जाता हूँ। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर मेरे सामने है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे, कि भाई एग्जामिनर मुझसे कहता है कि अगर मैं टेनिस को लिख दूं, अगर मैं टेनिस को लिखूं इस फॉर्म में, एक कोड उसने आपको दे दिया, आगे से कहता है बताओ यूसुफ को कैसे लिखा जाएगा फिर इसी कोड के अंदर। अब देखो सबसे पहले देखो, आपको आप हमेशा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हम अल्फाबेट बाय अल्फाबेट चलते हैं। कैसे, कि यार देखो टी के सामने है आर, तो खुद देखो यहाँ पे टी के बाद आर कहाँ आ रहा है, देखो टी ये रहा आर ये रहा, यानी कि टी से आर पे जाने के लिए उसने दो माइनस करें। इसका मतलब क्या है कि जब मैं टी से आर पे जा रहा हूं तो माइनस का 2 हुआ है, यानी कि टी से आर का मतलब क्या है -2, यानी कि 20 से 18 पे गया ना। अब देखो ई के नीचे डी है, ई क्या था 5 और डी क्या है 1 4, इसका मतलब क्या है ई से डी यानी कि माइनस का 1 हुआ है। एन से एन का मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि 0 का 0, कोई चेंज नहीं है। अच्छा फिर क्या है, एन से पी पे जा रहा है, एन से पी का मतलब क्या है कि देखो एन है 14 और पी है 16, यानी कि 14 से 16 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है प्लस का 2 हुआ है। फिर आई से जे पे जा रहा है, आई क्या है मेरा बेटा, आई देखो यहाँ पे 9 है और जे क्या है 10 है, यानी कि 9 से 10 पे जा रहा है, इसका मतलब प्लस का 1 हुआ है। और एस के सामने एस है, इसका मतलब 0 आ गया, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपको जो भी वर्ड दिया जाए ना, और जिसका उसके सामने उसका जो कोड वर्ड दिया जाए, आप दोनों को आमने सामने लिख दो। और फिर आपने अपने सामने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर रख के चेक करना होता है कि यार कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के ऊपर मूव कर रहा है। अब देखो अगर मुझे यूसुफ को फाइंड करना है, तो यूसुफ को फाइंड करना अब चुटकी बजाने का काम है। कैसे, कि यार देखो जो पहला अल्फाबेट है उसमें क्या हो रहा है -2, तो आप खुद देखो वाई से -2 कर दीजिए। वाई से मैं -2 करूंगा तो किस पे पहुंचूंगा, डब्ल्यू पे पहुंचूंगा। ओके, नेक्स्ट लेटर पे क्या हुआ है, माइनस का 1 हुआ है, तो ओ से -1 कर दीजिए। ओ ये रहा, ओ से -1 करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर अगले लेटर पे क्या हुआ है, 0, 0 का मतलब ये कि नो चेंज, एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, यानी कि जो यू है ना वो एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। फिर उससे अगले लेटर पे देखो क्या हुआ है, उससे अगले लेटर के ऊपर प्लस का 2 हुआ है। प्लस के 2 का मतलब क्या है कि भाई जो एस है, एस से 2 आगे जाना है, तो एस अगर ये है तो इससे 2 आगे अगर मैं जाऊंगा तो दोबारा से यू आ जाएगा। फिर उसके आगे क्या आ रहा है, सिंपल यू आ रहा है। तो अब देखो जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें प्लस का 1 हुआ है, तो यानी कि यू प्लस का 1 का मतलब क्या है, हम वी पे पहुंच जाएंगे। और लास्ट वाले लेटर के अंदर अगेन कुछ भी नहीं हुआ, वो सिमिलर का सिमिलर ही है। तो जो लास्ट वाला लेटर है उसमें चूंकि ओ आर एस का मतलब क्या, 0 का मतलब क्या है कि भाई वो एफ का एफ ही आ जाएगा। तो यानी कि यूसुफ को कोड की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो MNUUVF, यानी कि कोड की फॉर्म के अंदर यूसुफ कैसे लिखा जाएगा, इस फॉर्म पे लिखा जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है भाई, मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। अरे बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं मेरा बेटा। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका कि आपने सिर्फ अपने जहन में रखना है कि कौन कहां जा रहा है। आपको मालूम है कि टी से आर पे जाने में -2 हुआ, ई से 2 जाने के ऊपर 1 कम हुआ, और फिर एन से एन के ऊपर कोई कम नहीं हुआ, एन से पी में प्लस का 2 हुआ, आई से जे में प्लस का 1 हुआ, एस से एस में कोई कम नहीं हुआ। तो अब जब कोड में बनाऊंगा तो इस कोड के अंदर इस चीज को ध्यान में रखूंगा। ये बहुत आसान सी चीज है, यकीन मानो लोगों को कोडिंग डिकोडिंग बहुत मुश्किल लगती है, मगर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत आसान बना दूंगा। तो भाई इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम की बात है, सिंपल इज दैट। अभी आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं ZVRN, आगे कहते हैं अगला नंबर बताइए क्या होगा। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि यार जेड क्या होता है, जेड क्या होता है 26 के बराबर। जेड क्या होता है मेरा बेटा, हमारे पास होता है 26। वी क्या होता है हमारे पास, ये होता है 22। और आर क्या होता है हमारे पास, आर देखो भैया आर के 18 होता है। ओके, एन क्या होता है हमारे पास, एन और कम होता है 14 के बराबर होता है, सही है ना। एन क्या होता है 14 के बराबर। अगला नंबर क्या होगा, तो अगर आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या है कि भाई 26 के बाद 22 आया, फिर 22 के बाद 18 आया, 18 के बाद 14 आया।
अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 की अर्थमेटिक सीरीज चल रही है, यानी कि फोर्थ की सीरीज चल रही है कि भैया 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से 4 कम 14। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर जो भी होगा ना वो 10 का होगा, यानी कि उसमें 14 में से 4 कम 10। और 10 क्या होता है मेरा बेटा, आप देख लीजिए भैया 10 किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है जे के, यानी कि जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, वो जे होगा। सिंपल इज दैट भाई, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये बताइए, ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स में आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए सी डी ई जी जी जे आई। अब देखो मुझे मालूम है यार, ए क्या होता है, ए होता है 1 के बराबर, सी होता है 3 के बराबर, सही है ना भैया। डी क्या होता है, डी होता है मेरे पास 4 के बराबर, ई होता है मेरे पास सिंपली 5 के बराबर, ओके। जी क्या होता है मेरे पास मेरा बेटा, जी जो होता है मेरे पास ये होता है कैपिटल जी 7 और छोटा वाला जी भी 7 के बराबर। जे जो होता है ऑब्वियसली ये बराबर होता है 10 के, और आई है जो आई नीचे वाला है, आई बराबर होता है 9 के। तो अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई करूं तो मुझे एक पैटर्न साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई जो बड़े वाले नंबर्स हैं इनके अंदर 3 का सीक्वेंस चल रहा है, क्योंकि देखो 1 के बाद 4 का आना, फिर 4 के बाद 7 का आना, फिर 7 के बाद 3 का आना, यानी कि इसके बाद जो अगला नंबर होगा ना उसमें क्या होगा, 13 होगा। जाहिर सी बात है, ऊपर नंबर होगा उसमें क्या होगा, 13 होगा। और जो नीचे वाले नंबर है उसमें भी एक पैटर्न चल रहा है कि भाई 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो इसमें 2 का सीक्वेंस चल रहा है। ऊपर वाले नंबर में 3 का सीक्वेंस है, नीचे वाले नंबर में 2 का सीक्वेंस है कि भाई 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13 देखेगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 11 का। तो याद रखिएगा, एक पैटर्न साफ दिख गया कि भाई ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उसमें 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, नीचे वाले नंबर्स में 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, 9 के बाद 11 होगा। तो भाई 13 क्या होता है, 13 मेरे पास बराबर होता है किसके, एम के, और 11 बराबर होता है के। तो पैटर्न पता चल गया, ऊपर कैपिटल नंबर क्या होगा, एम, यानी कि एम की वैल्यू क्या आ गई 13, और 11 किसके बराबर होता है, 11 बराबर होता है के। तो नीचे वाला नंबर क्या है, के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने बस ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने पास पेपर पे एक दफा लिख लेना है, तो आपके लिए चीजें सॉल्व करना बड़ी आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहते हैं AGMSY। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर कैसे सॉल्व होगा, नेक्स्ट पैटर्न कैसे लेकर आए। भाई देखो सबसे पहले देखो ए किसके बराबर है, मुझे साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। जी की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। एम की वैल्यू किसके बराबर है, 13 के। मुझे मालूम है ना ए किसके बराबर होता है, 1 के। जी बराबर होता है 7 के। एम बराबर होता है 13 के। एस बराबर होता है किसके, 19 के। अगर कोई बच्चा बोलता है सर कैसे सर, तो भाई आप अपने सामने, आपके सामने पैटर्न लेकर आया, तो ये पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है ना। देखो भाई एस की वैल्यू किसके बराबर है, एस बराबर होता है 19 के। वाई बराबर होता है किसके, 25 के। तो देखो कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 1 के बाद 7 आ रहे हैं, फिर 7 के बाद 13 आ रहा है, फिर 13 के बाद 19 आ रहा है, 19 के बाद 25 आ रहा है। मुझे साफ दिख रहा है 6 का एडिशन हो रहा है कि भाई 1 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 13 है, 13 के बाद क्या है, 19 है, यानी कि हर जगह प्लस का 6 हो रहा है, हर जगह प्लस का 6 हो रहा है। इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, प्लस का 6 होगा। अब देखो y के बाद क्या होगा, y अगर यहां पर है तो प्लस का 6, तो y के बाद तो सर z हो जाएगा, और फिर क्या होगा, तो भाई z के अंदर एक काउंट हो गया, और उसके बाद 5 गिन लीजिए ऊपर से, 1 2 3 4 5, ई के ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब प्लस का 6 का इजाफा करोगे तो 25 है, तो मुझे मालूम है टोटल अल्फाबेट्स होती है 26 है, तो भाई एक हो गया 26 के पास चला जाएगा, और बाकी नए सिरे से काउंटिंग जब होगी तो 1 2 3 4 5, ई यानी कि 5 हो गया, तो इसके बाद आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ई के बराबर होगा। सिंपल इज दैट भैया। आपने खाली पैटर्न को क्रैक करना है, एक दफा पैटर्न क्रैक हो गया, क्वेश्चन विल बी हलवा हलवा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का आ रहा है, कहता है कि भाई अगर एल ओ बी को ओ आर ई फॉर्म में लिखा जाता है तो बताइए ओ आर बी को कैसे लिखा जाएगा। देखो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के इस तरह वाले क्वेश्चन है, हमेशा जो आपको कोड गिवन है उसको एक दूसरे के आमने सामने लिख दो कि भाई एल ओ बी कैसे लिखा जा रहा है, ओ आर ई की फॉर्म में। तो देखो एल से ओ का क्या रिलेशन है, एल यहाँ पे मौजूद है, ओ यहाँ पे मौजूद है, यानी कि कितना इजाफा हो रहा है, 1 2 3, 3 का इजाफा हो रहा है, तब ओ पे पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। ओ के बाद आर का रिलेशन क्या है, देखो ओ के सामने आर है, तो अगर मैं ओ पे खड़ा हूं तो आर पे कब जाऊंगा, 1 2 तीसरे पे जाऊंगा, तो उसके अंदर भी क्या आएगा, प्लस का 3 आ रहा है आर के ऊपर भी। और बी से ई का रिलेशन देखो, बी के सामने अगर ई आ रहा है, यानी कि बी ई में कन्वर्ट हो रहा है कोड के अंदर, तो भाई बी से ई पे कैसे जाऊंगा, देखो ये बी है ये ई है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 अगेन प्लस का 3 आ रहा है, यानी कि कोड क्या है, +3 +3 +3। तो अगर मुझे ओ आर बी गिवन है तो ओ आर बी को कोड की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो भाई देखो ओ अगर ये है तो ओ से 3 का इजाफा क्या होगा, 1 2 3, आर बन जाएगा। आर से 3 का इजाफा क्या होगा, 1 2 3, यू बन जाएगा। और बी से 3 का इजाफा क्या होगा, बी से 3 के इजाफे का मतलब क्या, ई बन जाएगा। यानी कि ओ आर बी को मैं कोड की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, आर यू ई की फॉर्म में लिख सकता हूं। सिंपल इज डेट भाई, बहुत आसान होते हैं आईक्यू के क्वेश्चन, यकीन मानिए लोगों ने फालतू में हवा बनाए हुए होते हैं, हालांकि चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर के अंदर आया है। एग्जामिनर कहता है कि यार एक लफ्ज है
न्यूयॉर्क, और इसको आप कोड के अंदर लिखते हो PGYAQTI। कहते हैं कि बताओ फिर चेलोटाइट को कैसे लिखोगे, जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, चलोटी कह लो या चलोटाई कह लो, जो भी लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखोगे। अब अक्सर बच्चे से परेशान हो जाते हैं, सर इसको कैसे सॉल्व करें, क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये सर इतना मुश्किल चीज आ रही है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, देखो आपको इसका कोड गिवन है, जो कोड गिवन है ना वो आमने सामने पहले लिख दो कि देखो PGYAQ, फिर टी, फिर आई, सही है ना, ये मुझे कोड गिवन है। मुझे इस लफ्ज का कोड बनाना है, ये वर्ड आ रहा है चलोट आ रहा है, लेट्स सपोज, है ना, ये CHALOTTE आ रहा है लफ्ज, मुझे इसका कोड डिजाइन करना है। अब कोड कैसे निकालूंगा, देखो एन से पी पे मुझे ऊपर से अल्फाबेट सामने लिखो, अल्फाबेट वाली चीज सामने लेकर मैं आ जाऊं ताकि मेरे लिए चीज आसान हो जाए। अब देखो मेरा बेटा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि एन से पी में क्या रिलेशन है, एन है 14 और पी क्या है, ये रहा 16। तो 14 से 16 का मतलब क्या, प्लस का 2 हो रहा है, एन से पी का मतलब क्या, प्लस का 2। ई से जी का रिलेशन क्या है, देखो ई ये रहा, जी ये रहा, यानी कि दूसरे के ऊपर जा रहा है, किस पे जा रहा है, दूसरे के ऊपर जा रहा है, यानी कि इधर भी प्लस का 2 आ रहा है। डब्ल्यू से वाई का मतलब क्या है, डब्ल्यू से वाई, देखो डब्ल्यू ये रहा, वाई ये रहा, तो भाई कितना इजाफा हो रहा है, 2 का हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 2 आ जाएगा। वाई से ए का मतलब क्या है, भाई वाई के सामने ए आ रहा है, इसका मतलब y देखो इधर है और a इधर है, तो भैया 26 और 1 1, यानी कि यहाँ पे भी 2 का इजाफा ही हो रहा है। फिर o से q पे जाने का मतलब क्या है, o से q पे अगेन प्लस का 2 आ रहा है, इत्तेफाक से सब सारे प्लस 2 वाले आ रहे हैं। r से t के ऊपर भी प्लस का 2 फॉर्म हो रहा है। और g से i, g कहां पर है भाई, g से i, यहाँ पे भी इत्तेफाक से प्लस 2 आ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर गिवन है जिसमें सारी टर्म्स ही प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 वाली हैं। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है बताइए चलो टी कैसे फॉर्म करोगे, कैसे फॉर्म करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान चीज है, सारे नंबर ही प्लस 2 वाले हैं, तो c से प्लस 2 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल ई के बराबर, सी के अंदर प्लस 2 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 ई होता है। फिर एच से प्लस 2 का मतलब क्या है, एच अगर ये रहा तो इसमें प्लस का 2 क्या हो जाएगा, जे के बराबर आ जाएगा, इधर आ गया नीचे जे आ गया। फिर ए से प्लस 2 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एल से प्लस 2 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओ से प्लस 2 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। टी से प्लस 2 क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर टी से प्लस 2 क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और ई से प्लस 2 क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपको कोड जो गिवन थे सारे प्लस 2 वाले गिवन थे, तो आप बड़ा आसानी से मैं बना लिया। तो भाई चलोटी को कोडिंग वर्ड के अंदर क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मेरा बेटा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिंपल इज दैट, खाली आपके पास अल्फाबेट्स वाली चीज जहन में होंगी, आप विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को पिक कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भैया ए डिवाइडेड बाय बी, ए सी डिवाइडेड बाय बी, ए सी डिवाइडेड बाय बी डी। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली कोडिंग डिकोडिंग से लिंक नहीं कर रहा, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि देखो ए है तो ए के नीचे बी आ गया, पहले ए खाली लिखा हुआ था, फिर क्या हुआ, ए के नीचे बी आ गया, सही है ना, फिर क्या हुआ, ए के नीचे बी आ गया। फिर उससे अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये ए बी तो एज इट इज है, एक नई टर्म आ गई सी। अब देखो ये ए सी बी एज इट इज है, अब ये नई टर्म आ गई डी। अब इससे अगली चीज क्या होगी, फाइंड करके बतानी है। अगर आप पैटर्न देखो तो पैटर्न बहुत सिंपल सा है कि भाई एक दफा नीचे इजाफा हो रहा है, एक दफा ऊपर इजाफा हो रहा है, फिर एक दफा नीचे इजाफा हो रहा है, तो अब की बारी में इजाफा कहाँ होगा, ऊपर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्वेश्चन एडिट मौजूद था, फिर एक इजाफा नीचे हुआ, सही है ना, फिर एक इजाफा ऊपर हुआ, फिर एक इजाफा नीचे हुआ। अब की बारी कौन सी है, ऊपर की है, तो क्या बन जाएगा, बाकी वाली टर्म एज इट इज रहेंगी, ए सी बी डी, इजाफा कहाँ हो जाएगा, अब की बारी में एक ऊपर हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए सी ई बी डी। सिंपल इज दैट यार, इसमें क्या मुश्किल है, देखो पैटर्न को समझो, एक पैटर्न गिवन है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, कोडिंग डिकोडिंग का शायद कोई क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि है एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल इज दैट भैया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है। आपको एक अजीब ऑर्डर गिवन है, पहले आपको ए गिवन है, फिर जेड गिवन है उल्टी फॉर्म में, फिर जेड गिवन है। अच्छा, ये मेरा जेड बनाने का तरीका मेरा बेटा ये होता है, मैं डंडी डाल देता हूँ, सही है ना भाई। तो ये जेड ऐसे गिवन है, सही है, फिर जेड है, फिर ए है, फिर बी है, वाई है, फिर वाई है, बी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये वाई ऐसे बना हुआ होगा, वाई जो होगा वो ऐसे बना हुआ होगा, सही है ना मेरा बेटा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर आप गौर से देखो, आपके पास पहले दोनों टर्म्स उल्टी गिवन है, फिर सीधी गिवन है। और कैसे उल्टी गिवन है कि पहले ए गिवन है, आपको अल्फाबेट्स की स्टार्टिंग वैल्यू और अल्फाबेट्स की एंडिंग वैल्यू, दोनों टर्म्स उल्टी गिवन है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अल्फाबेट्स की यानी कि अल्फाबेट्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, मुझे मालूम है ए होती है और एंडिंग वैल्यू जेड होती है ना भैया, हमें बात मालूम है ना मेरा बेटा। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, अगर मैं अल्फाबेट्स भी आपके सामने बना दूं तो अल्फाबेट्स देखो, स्टार्टिंग वैल्यू ए है और एंडिंग वैल्यू जेड है। तो भाई देखो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू उल्टी फॉर्म में गिवन है, ए को आप उल्टा लिखो सीधा लिखो, ए ऐसे दिखता है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या गिवन है, एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू दोनों आपके पास इस फॉर्म में आ रही है, उल्टी फॉर्म में सीधी फॉर्म में आ गई। उसके आगे देखो आपके पास देन बी
और y दोनों उल्टी फॉर्म में गिवन है। b यानी कि अब सेकंड स्टार्टिंग वैल्यू और सेकंड एंडिंग वैल्यू तो वो आपके दोनों उल्टी फॉर्म में गिवन है, और उसको आगे दोनों सीधी फॉर्म में गिवन है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होंगे? जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट नंबर होंगे वो थर्ड स्टार्टिंग वैल्यू और थर्ड एंडिंग वैल्यू का होगा। कि भाई थर्ड स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? उल्टी फॉर्म में ये c और x होगी, और उसके बाद इनको जब सीधा कर दिया जाएगा तो x और c बन जाएंगे। यानी कि जो नेक्स्ट हमारी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? सी एक्स और एक्स सी। इसको उल्टा पहले लिखा जाएगा फिर सीधा लिखा जाएगा। तो यही तो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि पहले उल्टा लिखा हुआ है फिर सीधा लिखा है, फिर उल्टा लिखा है फिर सीधा लिखा है, फिर उल्टा लिखा है फिर सीधा लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? भाई लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होती है कोडिंग डिकोडिंग। भाई उनसे आपने लेक्चर शेयर करना है, उनसे पूछना है इसमें क्या मुश्किल बात आ रही है। भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं मेरा बेटा, बच्चे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अच्छा तो बेटा अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये कोडिंग डिकोडिंग तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, मगर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आईक्यू रिलेटेड। कहता है कि यार एक न्यूज़पेपर इसमें 28 पेजेस में पेज नंबर 8 के ऊपर अगर 4 पेजेस मिसिंग है तो बताइए वो कौन कौन से 4 पेजेस मिसिंग होंगे। अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो क्या पैटर्न होगा? मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आपने आज से पहले कोई न्यूज़पेपर नहीं देखा तो खुदारा अपने घरों के अंदर झांक के न्यूज़पेपर देख लीजिए। और अगर आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं दिखता तो अपने गली मोहल्ले के अंदर कोई दुकान हो वहां से आके न्यूज़पेपर को लाजमी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर को समझना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा जो एक न्यूज़पेपर का पेज होता है ना, वो बेसिकली 4 पेजेस की जिल्द बनती है न्यूज़पेपर के अंदर, सही है ना भैया? फॉर एग्जाम्पल आप जो न्यूज़पेपर का पहला पेज उठाते हो जिसपे बड़ी एक भयानक सी हेडलाइन होती है कि यार पाकिस्तान इंडिया स्टार्टेड टू मेक्स देयर टाइज, या इस तरह की कोई भी एक बड़ी फैसिनेटिंग आपको हेडलाइन जो दिखती है, अगर आप उस पेज को निकालो, उस एक पेज के अंदर 4 पेजेस लगे हुए होते हैं। किस तरीके से? कि भाई फॉर एग्जांपल जो पहला पेज होगा ना, उसके सबसे लेस नीचे वाली साइड के ऊपर 28वां पेज मौजूद होगा, आखिरी पेज। जो दूसरा पेज होगा उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली साइड के ऊपर उससे लास्ट से पहले वाला पेज मौजूद होगा। यानी कि जो एक न्यूज़पेपर की जिल्द होती है ना, बेसिकली वो 4 पेजेस को कंबाइन कर रही होती है, पहला, दूसरा, 28वां और 27वां। पहले के साथ हमेशा क्या होता है? 28वां पेज होता है, और दूसरे के साथ क्या होता है? हमेशा 27वां पेज होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा पेज होगा उसके जो बैक साइड के ऊपर पेज होगा उसके साथ जो पेज होगा वो कौन सा होगा? वो 26वां पेज होगा। इसी तरीके से जो चौथा पेज होगा उसके साथ 25वां पेज होता है। इसी तरीके से जो 5वां पेज होता है उसके साथ 24वां पेज होता है, और ये कहानी चलती जाती है। तो इसी तरीके जो 7वां पेज होगा, 7वें पेज के साथ क्या होगा मेरा बेटा? जाहिर सी बात है 7वें पेज के साथ 22वां पेज होगा। और हमारे पास जो भी पर्टिकुलर हमारे पास 8वां पेज होगा उसके साथ क्या होगा भैया? उसके साथ हमारा 21वां पेज होगा। तो याद रखिएगा न्यूज़पेपर की जो जिल्द होती है वो 4 पेजेस से फॉर्म होती है। जो भी 4 पेजेस होते हैं उनसे न्यूज़पेपर की जिल्द फॉर्म हो रही होती है, सही है ना भैया? तो नॉर्मल सी बात है यार, आपके 4 पेजेस से जिल्द फॉर्म हो रही है तो 8वें पेज के साथ जो पेजेस आ रहे होंगे वो 7, 22, 8 और 21 ही होंगे ना मेरा बेटा। तो पेज नंबर 8 के ऊपर जो पेजेस होंगे कौन कौन से होंगे? 7, 22, 8 और 21। तो हमारा आंसर कौन कौन से नंबर्स होंगे? 7, 22, 8 और 21। क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि यार पहले पेज के साथ अगर 28वां पेज है, दूसरे पेज के साथ अगर 27वां पेज है, तो इन 4 की एक जिल्द बन गई। फिर मुझे मालूम है तीसरे पेज के साथ अगर 26वां पेज है, और चौथे पेज के साथ जब 25वां पेज है, तो इन 4 की एक जिल्द बन गई, एक पेपर बन गया पूरा। इसी तरीके से 5वें पेज के साथ हमारे पास क्या होगा? 5वें के साथ 24वां होगा, और छठे के साथ क्या होगा? 23वां होगा। तो इन 4 की एक जिल्द बन गई। अब जाहिर सी बात अगला नंबर क्या होगा? इसका होगा 7, 22, 8, 21। तो हमारे जो 4 मिसिंग पेजेस हैं कौन कौन से होंगे? 7, 8, 22 और 21। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो ये आपका सिंपल तरीके से आंसर आ गया। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार, अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग के साथ आता तो नहीं है, मगर पेपर में बहुत दफा आपको मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस भी। तो अगेन बहुत बेसिक्स है, नस्ट और फास्ट के पास्ट पेपर से लिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो मेरा बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। कहता है कि यार तुम्हारे पास जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके बाद क्या आ रहा है? ए के बाद डी है, फिर एच है, फिर एफ है, आई है, एम है, और फिर डैश एन आर। मुझे इस वैल्यू को फाइंड करना है। देखो पैटर्न समझते हैं, पैटर्न क्या है यहाँ पे? ए के बाद डी है, देखो ए ये रहा, डी ये रहा, कितने का डिफरेंस है? 1, 2, 3, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। ए के बाद डी का मतलब क्या है? प्लस का 3 हो रहा है। अच्छा भाई आगे अगर मूव करें, देखो डी के बाद क्या आ रहा है? एच आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है? एच आ रहा है, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। डी से एच में क्या है? 4 का डिफरेंस है। आगे चेक कर लेते हैं कि यही यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। एफ के बाद आई, देखो एफ अगर ये है, आई अगर ये है, तो ऑब्वियसली 3 का डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, वेरी गुड। और आई के बाद एम में क्या 4 का डिफरेंस मिल रहा है, तो आई के बाद एम, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही है मेरा बेटा, यहाँ पे 4 का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि परफेक्ट हो गया भैया काम। तो जाहिर सी बात है, तो भैया इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे जो भी अल्फाबेट होगा उसके बाद एन के दरमियान कितना डिफरेंस होगा, प्लस के 3 का डिफरेंस होगा। तो आप एन से 3 पहले चले जाओ भैया, एन का एन यहाँ पर है तो 3 पहले का मतलब क्या, 1 2, यहाँ पे के पे आ जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, के होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, के होना चाहिए, क्योंकि मुझे साफ तौर पे बात दिख रही है कि पहली दो टर्म्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, पहले दो कॉलम्स में डिफरेंस है प्लस के 3 का। अगर मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, एन से प्लस एन से -3 चला जाऊंगा, यानी कि एन अगर ये है इससे 3 पहले चला जाऊंगा, 3 पहले का मतलब क्या है, के मेरा आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे के होना चाहिए। तो पैटर्न हमारा क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, इसका मतलब आंसर आ गया। सिंपल इज डेट मेरा बेटा, क्या मुश्किल है इसके अंदर भाई, क्या मसले की बात है, सिंपल इज डेट भाई। नंबर रीजनिंग के ऊपर सेम अल्फाबेट रीजनिंग के ऊपर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेड डब्ल्यू डैश, क्या कह रहे हैं, जेड डब्ल्यू डैश आर ओ डैश जी जे जी सी। अब एग्जामिनर बड़ा परेशान है भाई इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर तो एग्जामिनर ने बहुत ही परेशानी उठाई हुई है, पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, 2 खाली डब्बे दे दिए भैया, इतना मुश्किल क्वेश्चन। हालांकि होगा सेम, ये भी वैसे ही आसान सा। अब देखो अगेन, सबसे पहले जिस रॉ की तमाम वैल्यूज गिवन है उसको फॉलो अप करते हैं। जे से जी पे अगर मुझे जाना है, जे से जी पे देखो, जे ये रहा, जी का है, जी ये रहा, यानी कि जे से जी का मतलब क्या है, -3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जे से जी पे कैसे जा रहा है, -3 के ऊपर जा रहा है। और फिर जी से सी पे जा रहा है, भाई जी ये रहा, सी ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है। जी से सी का मतलब क्या है, -4 हो रहा है। तो अगर मैं आर से ओ पे आता हूं तो भाई आर से ओ का मतलब क्या है, कि -3 होता है, कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो आर ये रहा, ओ ये रहा, -3 हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब ओ से मैं किस पे जाऊंगा, जरा -3 करके चेक कर लेते हैं। ओ से -3, भाई ओ अगर ये है, मैं अगर इससे -3 करूं तो 1 2 3, सॉरी -4 करना है ना, ओ से -4, 1 2 3 4, तो किस पे पहुंचूंगा, के पे पहुंचूंगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर होगा, के होगा। यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट होगा, के होगा, क्योंकि -4 करने पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इसी तरीके से देखो जेड से डब्ल्यू, जेड से डब्ल्यू का मतलब क्या है, ऑब्वियसली -3 हो रहा है। जेड से डब्ल्यू का मतलब क्या है, -3। और डब्ल्यू के बाद यहाँ पे क्या अल्फाबेट होगा, भाई डब्ल्यू के बाद -4 करने पैटर्न देखो क्या फॉलो कर रहा है, -4। तो भाई अगर डब्ल्यू यहाँ पर है तो -4 का मतलब क्या, इधर क्या आ जाएगा, सिंपल एस आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4, -4 का मतलब क्या, इधर एस आ जाएगा। तो सिंपल पैटर्न फॉलो हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन बन गया भाई। मुझे बताओ इसमें कोई मुश्किल है, कोई परेशानी की बात है इनके अंदर, कोई मसले की बात है भाई, आसान नहीं है, आसान आपके लिए बना दिया गया इंशाल्लाह ताला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं FIOAJKEM डैश, कहते हैं इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला तरीका, आपके पास पेपर मौजूद होगा, फौरन से आपने अल्फाबेट्स को देख लिया। एफ के बाद आई आ रहा है, भाई एफ कहां है, ये रहा, आई कहां है, ये रहा। 2 का इजाफा, कितने का इजाफा हो रहा है, 3 का इजाफा हो रहा है, सही है ना भैया। एफ क्या होता है, एफ का नंबर होता है मेरे पास 6, आई क्या होता है मेरे पास 9, यानी कि 6 से आई के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब 3 का इजाफा हो रहा है। ओके, फिर आई के बाद क्या है, ओ, आई के बाद ओ का मतलब क्या है यार, आई के बाद ओ, ओ क्या है, 15, ओ है 15। इसमें बल्कि एक और ही तरह का पैटर्न बन रहा है, 6 + 9 15 बनता है, तो ऑब्वियसली ये पैटर्न ये वाला परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर। आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। इसको पहले देख लेते हैं। ए क्या है, देखो 1 है। जे क्या होता है मेरे पास, जे होता है 10। और के का नंबर क्या है, के का नंबर है देखो 11, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे पैटर्न जरा दूसरा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो आपके पास पहले दो कॉलम्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, 6 + 9 15, 15 ओ होता है, A1 होता है, J10 होता है, 1 + 10 क्या बन गया, 11, डेट इज के। तो जाहिर सी बात है ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है 5 के, और m बराबर होता है किसके, 13 के। 13 + 5 क्या हो जाएगा, 13 + 5 बराबर होगा किसके, 18 के। 13 + 5 क्या होगा, 18 के बराबर होगा। और 18 किसके बराबर होता है, 18 बराबर होगा मेरे पास आर के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आर होगा। सिंपल इज डेट भाई, क्या मसले की बात है। अगर आपको ये अल्फाबेट समझ में आ गए, आपने अल्फाबेट्स लिख ली एक दफा, सब चीजें आसान हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन अल्फाबेट्स को सामने कॉपी कर दूंगा ताकि क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया एच है, के है, क्यू है। भाई एच क्या होता है, एच होता है 8, के क्या होता है मेरे पास, के होता है 11, क्यू क्या होता है मेरे पास, क्यू होता है मेरे पास अल्लाह भला करे 17। तो भाई 8 11 17, कोई सिमिलैरिटी मुझे दिख तो नहीं रही। 8 11 17, ओके। हाँ एक चीज मुझे दिख सकती है कि यार देखो, क्यू से अगर 11 पे बंदा जाए, क्यू से 11 के ऊपर कितना डिफरेंस है, क्यू से अगर मैं के पास जाऊं, क्यू से अगर मैं के पास जाऊं तो जाहिर सी बात है कितना डिफरेंस होगा, 17 - 11 कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास तकरीबन 6 के करीब का, है ना भाई। 17 - 11 का मतलब क्या, 6, यानी कि क्यू से के का मतलब क्या, 6 का डिफरेंस आ रहा है। और के से एच का मतलब क्या, डिफरेंस क्या होगा, 11 में से अगर मैं 8 निकालूंगा तो जाहिर सी बात है डिफरेंस 3 का बन रहा होगा। फिर भी चेक करना चाहो चेक कर लो, जो 11 ये रहा, एच ये रहा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है 11 से। इसमें चेक कर लो कि यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होता है सी और जी में।
सी से अगर मैं जी में जाता हूं तो डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ज्यादा का दिख रहा है भैया। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा बेटा? 4 का आ रहा है। क्योंकि देखो मुझे मालूम है सी क्या होता है 3 और जी क्या होता है मेरे पास 7। तो भाई 3 into 7 डिफरेंस क्या हो गया? 4 का हो गया। ओ किसके बराबर होता है? ओ बराबर होता है 15 का। तो 7 से अगर मैं 15 के ऊपर जाऊंगा तो डिफरेंस जो मेरे पास आएगा वो 8 का आएगा। ओके। और ई की वैल्यू क्या होती है? ई 5 के बराबर होता है। जे बराबर होता है मेरे पास 10 के। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? 5 का आ रहा है। अच्छा भाई सही है, समझ गए समझ गए। यार देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास डिफरेंस में इजाफा हो रहा है। पहले देखो एच से जो के का डिफरेंस था, यानी कि पहले दो कॉलम में डिफरेंस 3 था, और नीचे दो कॉलम में डिफरेंस क्या हो गया? 4 हो गया। और फिर नीचे दो कॉलम में डिफरेंस क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कि जो आपका डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। आपका जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे जो पहले दो लास्ट के दो कॉलम्स है, इनमें जो पहले डिफरेंस था वो 6 था। फिर जो इन दो कॉलम में डिफरेंस था वो किसका था? 7 के बराबर था। सॉरी, इन दो कॉलम में कितना डिफरेंस है? 7 और 15 का मतलब कि 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस था मेरा बेटा? 8 का डिफरेंस था, नॉट 7, 8 का डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे दो की सीरीज चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है? दो की सीरीज, यानी कि पहले 6 था फिर 8 हो गया। जाहिर सी बात है इन दो में जो डिफरेंस होगा वो 10 का होना चाहिए। इन दो में जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? 10 का। तो अगर ये जे 10 है तो 20 के ऊपर क्या मिलेगा? मुझे टी मिलेगा। तो आंसर क्या होगा मेरे पास? टी होगा। टी क्या होता है? 20 होता है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस भी हो जाएगा 10 का। तो भाई इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है। इसका पैटर्न दोबारा समझा देता हूँ कि देखो पैटर्न इसका क्या आ रहा है कि आपके पास पहले नंबर्स गिवन है, आपने सिंपल अपने जहन में आपने बेसिक इनके नंबर्स उतार लिए। अब आपको दिख रहा है यार एच से के जाने के ऊपर कितना डिफरेंस है? 3 का। और नीचे कितना हो रहा है? 4। यानी कि जो डिफरेंस है ना सी से जे का एच से क्यू, यानी कि पहले दो कॉलम्स का जो डिफरेंस है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है एक एक डिजिट से। यानी कि एच से के में गया डिफरेंस था 3, जब मैं सी से जे में जी में गया तो डिफरेंस था 4 का, फिर जब ई से जे में गया डिफरेंस हुआ 5 का। यानी कि ये जो डिफरेंस था ये +1 का हो रहा है, यानी कि डिफरेंस इजाफा कर रहा है 3 4 5। और यहाँ पे जो लास्ट के टू कॉलम्स है उनमें डिफरेंस हो रहा है प्लस के 2 में इजाफा। कि फॉर एग्जाम्पल देखो के से क्यू का डिफरेंस है 6, मगर जी से ओ का डिफरेंस क्या है? 8 के बराबर। यानी कि डिफरेंस क्या हो गया? 6 और 8 का मतलब है प्लस का 2। सही है ना भैया? अब देखो जब मैं जी से टी में जाऊं, अब मैं जे से आगे कहां जाऊंगा? जाहिर सी बात है अब जो अगर पहले डिफरेंस 8 का था उसमें अब 2 का इजाफा कर दूंगा, तो यानी कि अब जे के बाद जो भी नंबर होगा उसमें डिफरेंस 10 का होना चाहिए। तो जे के बाद 10 का मतलब क्या? जे अगर मेरे पास यहां पर है उसमें अगर 10 का इजाफा कर दूंगा तो जाहिर सी बात है टी मिलेगा, डेट विल बी 20। इस तरीके से नंबर 20 आ रहा है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बैठ के जरा देखें किस तरीके से मैंने बात करी है। बेसिक थिंग है कि भाई देखो पहले दो कॉलम के अंदर जो डिफरेंस है C1 - 2 का, उसमें एक एक का इजाफा हो रहा है रॉ वाइज। मगर जो लास्ट के दो कॉलम्स है उनमें जो इजाफा हो रहा है वो +2 का हो रहा है रॉ वाइज। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है अगेन। एग्जामिनर कहता है कि इस क्वेश्चन में क्या है? BGN DJR GN डैश। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बेसिक है अगेन। देखो बी के बाद जी है, फिर एन है, फिर डी है, जे है, आर है, जी है, एन है, डैश है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा? देखो बी की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर। फिर जी बी की वैल्यू होती है 2 के बराबर। जी की वैल्यू है 7 के बराबर। सही है ना भैया? यानी कि दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का आ रहा है। फिर एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? एन होता है 14 के बराबर। तो 7 से 14 का मतलब क्या है? 7 का डिफरेंस है। ओके। फिर देखो डी की वैल्यू क्या होती है? 4, और जे की वैल्यू होती है 10, मुझे मालूम है। तो 4 से 10 का डिफरेंस, यानी कि ऑब्वियसली ये होगा मेरे पास 6 का डिफरेंस। ओके। फिर आर की वैल्यू किसके बराबर होती है? आर बराबर होता है 18 के। तो यहाँ पे जो देखो डिफरेंस मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है तकरीबन 8 का। 10 से 8 18 हो गया ना? सही है। ओके। जी की वैल्यू किसके बराबर होती है? 7 के बराबर होती है। और एन की वैल्यू मेरे पास होती है 14 के बराबर। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस जो मिल रहा है वो मुझे 7 का ही मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस जो मिल रहा है वो 7 का मिल रहा है। यानी कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंस में देखो इजाफा हो रहा है 5 6 और फिर 7। और यहाँ पे देखो पहले 7 था, फिर डिफरेंस 8 हो गया। अब जाहिर सी बात है क्या होगा? 9 का डिफरेंस होगा। तो 14 में अगर 9 का मैं इजाफा करता हूँ तो 14 के अंदर 9 का इजाफा का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के करीब बनेगा। 23 का मतलब क्या है? यानी कि अगला डिफरेंस क्या होगा? अगला वो डिफरेंस 9 का जब होगा तो क्या मिलेगा? 23 मिलेगा। 23 के ऊपर क्या है? डब्ल्यू। तो आंसर क्या होगा? डब्ल्यू होगा। कैसे सॉल्व किया? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है कि भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहली दो कॉलम में डिफरेंस मिल रहा था 5 का, फिर आपको डिफरेंस मिला 7 का। सही है ना भैया? फिर जब नेक्स्ट ड्रॉ पे गया तो यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है 6 का, यहाँ पे 8 का मिल रहा है। तो मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया कि पहले दो कॉलम में जो डिफरेंस है उसमें इजाफा हो रहा है। यहाँ पे पहले 5 था, फिर इधर 6 हो गया, इधर देखो 7 हो गया। यानी कि पहली जो दो कॉलम्स आ रहे हैं उनके अंदर जो डिफरेंस हो रहा है रैपिडली इंक्रीज कर रहा है 1 से, और बाद वाले दो कॉलम में भी इंक्रीज कर रहा है 1 से। कि भाई देखो जी से एन के ऊपर क्या है? 7 है, जे से आर पे क्या है? 8 है। तो जाहिर सी बात है अगला जो डिफरेंस होगा इन दो नंबर्स में क्या होगा? 9 का होगा। तो एन की जो भी वैल्यू थी उसमें प्लस का 9 का इजाफा कर दिया तो आंसर मिल गया 23। 23 का मतलब है डब्ल्यू। तो आंसर क्या आ गया? डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन कोडिंग एंड कोडिंग में बेतहाशा आते हैं। अगेन बड़े आसान से क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी की बात? सर बिल्कुल क्लियर हो गया भैया। क्या मसले की बात है मेरा बेटा? क्या प्रॉब्लम की बात है?
कोई मसला नहीं है मेरा बच्चा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1 बिलियन का क्वेश्चन है, $1 बिलियन का। जिस साल ये पेपर में आया था लोगों को रोना आ गया था, समझ में नहीं आया था लोगों को। अब सर कैसे सॉल्व करें? देखो भाई, इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्टली पैटर्न फॉलो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कोई, आप नंबरिंग करके चेक भी कर लो, कोई डायरेक्टली नहीं मिलेगा। कैसे? कि यार आपको मालूम है पी किसके बराबर होता है? पी होता है मेरे पास 16 के बराबर। ओ क्या होता है मेरा बेटा? ओ होता है 15 के बराबर। ओके। एम क्या होता है मेरा बेटा? एम होता है 14 के बराबर। एन क्या होता है मेरा बेटा? सॉरी, एम होता है 13 के बराबर। एम होता है 13 के बराबर। एन होता है 14 के बराबर। क्यू क्या होता है मेरा बेटा? 17 के बराबर। और टी क्या होता है मेरा बेटा? 20 के बराबर। और आर क्या होता है मेरा बेटा? आर होता है 18 के बराबर। एस क्या होता है मेरा बेटा? 19 के बराबर। अब आपने बेसिकली यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि डायरेक्टली यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है? 13 है। तो 13 से अपनी बात का आगाज करूंगा। 13 से मैं क्या करूंगा? अपनी बात का आगाज। यानी कि देखो, मैं सिंपल तरीके से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। 13 के बाद 14 पे गया, 14 के बाद देखो 15 पे गया, 15 के बाद 16 पे गया, 16 के बाद 17 के ऊपर गया, 17 के बाद 18 पे गया, 18 के बाद 19 पे गया, 19 के बाद 20 पे गया। अगला नंबर क्या मिलेगा मेरे पास? सिंपल तरीके से 21 मिलना चाहिए। अगला नंबर क्या होगा मेरा बेटा? यहाँ पे देखो 21 होगा। 21 किसके बराबर है? 21 मेरे पास है यू के बराबर। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? यू आएगा। एक बड़ा बेसिक सा पैटर्न है। देखो यहाँ पे और कोई चीज फॉलो नहीं हो रही। अगर आप देखो 16 से 20 में डिफरेंस है 4 का, मगर उसके बाद जो डिफरेंस है वो 1 का है। 15 से 17 में डिफरेंस कितने का होगा? 15 से 17 का डिफरेंस तो सिमिलर ही नहीं होगा ऊपर वाले के। इसका मतलब कुछ और पैटर्न था। पैटर्न क्या था? हमने एक बेसिकली यहाँ पे एक पजल गेम को सॉल्व कर लिया। एक हमने क्या करा यहाँ पे? एक हमने सिंपल तरीके से स्नेक वाली गेम को फॉलो कर लिया कि भाई 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो अगला नंबर क्या होगा? 21 होगा। एक पैटर्न गेम है, हमने उस पैटर्न को फॉलो करते तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आ गया? यू आ गया। सिंपल इज दैट भाई, चुटकी बजा के क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई मसला इसके अंदर? कोई परेशानी की बात इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है $1 बिलियन का क्वेश्चन है। अगेन एक बहुत मजे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही कि यार देखो 7 क्या होता है? 7 मेरे पास होता है अल्लाह भला करे जी के बराबर। ओके। और 5 किसके बराबर होता है? 5 का मतलब होता है भैया, 5 होता है मेरे पास ई के बराबर। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। 6 होता है मेरे पास एफ के बराबर। नहीं। बी होता है मेरे पास अल्लाह भला करे 3 के बराबर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि उसके ऊपर तो नहीं चल रहा हूँ। हाँ, एक चीज मुझे साफ तौर पे दिख रही है कि हर कॉलम में एक ए है, एक बी है, एक सी है। इधर भी देखो एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो जाहिर सी बात है इधर बी और ए मौजूद है, इधर क्या नहीं मौजूद? सी। तो एक चीज तो मुझे पता है कि यार एक चीज तो यहाँ पे क्या होगी? सी। तो मैं अपने ऑप्शन चेक कर लूंगा, सी वाले ऑप्शन कौन से हैं, उनमें से कोई एक टर्म मेरा आंसर होगी। एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि यार तमाम कॉलम्स में एक ए, एक बी, एक सी मौजूद है। तमाम कॉलम्स में एक ए, एक बी, एक सी मौजूद है। अब अगर मैं देखूं यार सम के अंदर कोई चीज सिमिलर मुझे सम के अंदर, या रॉस का सम अगर देखूं तो क्या सिमिलर मिल रहा है? 7 5 6, 7 5 6 5 11 और 7 9। नहीं, सिमिलर कुछ भी नहीं मिलेगा कॉलम में, नहीं मिल रहा। मैं डायगनली क्यों नहीं चेक करता? क्योंकि डायगनली भी तो हो सकता है कुछ सिमिलर। तो अगर मैं डायगनली देखूं यार, इन टर्म्स को डायगनली देखूं, यार 6 + 9 क्या 15 नहीं होता मेरा बेटा? बिल्कुल होता है। भाई आप खुद से सोच के बताओ, अगर मैं डायगनली चलता हूँ क्या 6 और प्लस का 9 क्या 15 बनता है? बिल्कुल बनता है। तो इसी तरीके से इन टर्म्स का डायगनली भी सेम होना चाहिए। यानी कि 7 और प्लस का 9 क्या हो जाएगा? 7 में अगर मैं 9 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है 7 + 9 क्या होगा? 16 होगा। 7 प्लस का 9 क्या होता है? 16 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर होगा? 16 होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कि भाई मुझे पता है कि यार अगर ये डायगनली सेम चीज बन रही है तो यहाँ पे भी डायगनली सेम चीज बन रही होगी। देखो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। पैटर्न अगर समझ में आएगा तो हर चीज कर लोगे। तो यहाँ पे देखो पैटर्न डायगनली फॉर्म हो रहा है, सिंपल तरीके से पैटर्न फॉर्म हो गया, आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी तरह की एक क्वेश्चन एक आ रहा है, इससे मिलते जुलते थोड़ा क्वेश्चन है। अब देखो मेरा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़े मजे का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? कह रहा है 4C2B3A28A-45B7C5A15B। एग्जामिनर कहता है बीच वाली टर्म की वैल्यू बताइए क्या होगी, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मेरा प्यारा बच्चा, अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। आपको साफ तौर पे ये बात दिखती है कि आपको फॉलो अप क्या करना है। आपको 4C गिवन है, फिर 2B गिवन है, फिर 3A गिवन है। तो मुझे एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि भाई हर कॉलम के अंदर देखो ए गिवन है। नहीं 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 नहीं, मसला हो जाएगा। यहाँ पे सी है, ए है, फिर सी है। हर रॉ में देख लो, रॉ वाइज चलेगा ये। देखो यहाँ पे सी है, बी है, ए है, यहाँ पे ए है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सी है, ए है, बी है। तो रॉ वाइज देखो, रॉ वाइज हर रॉ के अंदर आपको ए बी सी गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज मौजूद नहीं है? सी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एक तो सी होना चाहिए, सही है ना भाई? यहाँ पे सी एक होगा, क्योंकि रॉ में देखो हर रॉ के अंदर ए है, बी है, सी है। ए है, बी है, सी, यानी कि ए बी सी है। तो यहाँ पे ए और बी है, सी मौजूद नहीं, एक तो सी हम लेकर आ गए। अब दूसरा मैं क्या देखूं? अगर मैं थोड़ा सा और से देखूं तो यार ये नंबर रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा मिला के दिया हुआ है।
यार देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स देके खाली आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। मुझे मालूम है 4 7 क्या होता है, 28 होता है। बिल्कुल सही यार, पैटर्न पता चल गया ना मेरा बेटा, कि फर्स्ट रॉ को और थर्ड रॉ को और मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड रॉ का आंसर आ जाएगा। यानी कि रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय रॉ 3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू रॉ नंबर 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ओके यार, 4 7 28 होता है। 3 इंटू 15 क्या होता है, 45 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 के बराबर होगा। यानी कि जब मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, 10 सी आ गया, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है Z4X3V9A6C2T5R4P15। मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहला काम, नंबर लाइंस को अपने पास मैंने अपनी सिंपल तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ड्रॉ कर दिया। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि Z है 4, यानी कि Z4X3V9A6। भाई Z का मतलब क्या है यार, देखो Z का मतलब होता है 26। Z का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, Z का मतलब होता है 26। ओके, तो यहाँ पे तो एक 26 मेरे पास है। X का मतलब क्या है, 24। ओके, और V का मतलब क्या है, V का मतलब है 22। यार मुझे डिफरेंस दिख रहा है, एक सिमिलर डिफरेंस दिख रहा है सब में। आगे चेक कर लेते हैं। A का मतलब क्या है, देखो 1। सी का मतलब क्या है, 3। डिफरेंस 2 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। टी का मतलब क्या है, 20। आर का मतलब क्या है मेरे पास, 18। और पी का मतलब क्या है, 16। भाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। देखो अल्फाबेट्स में तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है सी के बाद क्या होगा, 2 का डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ई होगा मेरे पास। इट्स क्वाइट ऑब्वियस ई होगा, क्योंकि ई का नंबर क्या होगा, 5। तो 2 का डिफरेंस चल रहा है पूरे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो एक चीज तो पता चल गई। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखूं तो यार ये चीज क्या दिख रही है, 439। ये 439 क्या बता रहा है यार, देखो 4 में 4 3 12 होता है, 9। 4+3 करूंगा तब भी नहीं बनेगा। ये 9 कैसे फॉर्म हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई और पैटर्न, कोई और तरीके का नंबर में क्या चीज चल रही है यार। देखो नंबर में कुछ एपी शेपी तो नहीं चल रहा। भाई 4 और 3 क्या होता है, देखो 4 और 3 मेरे पास होता है 1 के बराबर, यानी कि 4 में से 1 निकालूंगा 3 होगा, सही है। कोई चीज नहीं आ रही। उसके बाद 9 कैसे आ रहा है, कोई तो वही गपला हो रहा है यहाँ पे, कोई तो मजे की चीज चल रही है। अब हमें नहीं पता क्या चल रही है। तो अगर मुझे रॉ वाइज समझ में नहीं आ रहे नंबर्स, तो मुझे दिख नहीं रहा रॉ वाइज, तो मुझे कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही, 4 3 9। तो कॉलम वाइज देख लेते हैं। तो कॉलम वाइज कोई चीज बन रही है, हो सकता है बन रही हो। इधर 4 है, फिर 6, फिर 5। तो यानी कि क्या बन गया, 4 5 6। ओके, यानी कि एक सीरीज मुझे दिख रही है कि 4 है, फिर 5 है, फिर 6, एबी की सीरीज फॉर्म हो गई। इधर देखो, इधर है 3 2 4, यानी कि 2 3 और 4। इधर देखो 9 है और 15 है, यानी कि बीच का नंबर गायब है, 9 और 15। देखो मेरा बेटा, अगर मैं तीसरे कॉलम को गौर से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 9 और एक है 15, और एक नंबर कोई बीच का गायब है। अब देखो आपके पास दो आंसर हो सकते हैं, या तो मेरे पास ये 9 12 15 हो सकता है, या 9 21 15 हो सकता है। क्योंकि देखो दोनों 3 के टेबल में आ सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 9 12 15 हो जाएंगे। और अगर 6 का डिफरेंस है, तब ये हो जाएगा 9 15 और 21। दोनों आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 12 का नंबर भी आ सकता है, यहाँ पे 21 का नंबर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस के आपको ऑप्शन क्या गिवन है। अगर तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन हो E12, तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस है, 12 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि यार नहीं E21, तो E21 भी आ सकता है। क्योंकि देखो 9 12 15, 9 के अंदर मैं यहाँ से 12 हटा दूं, 9 और 15 के अंदर अगर 3 का डिफरेंस लिया जाए, तो जाहिर सी बात है मेरे पास बीच में 12 आना चाहिए। और अगर 6 का डिफरेंस लिया जाए तो 21 आना चाहिए। तो आंसर दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शंस में आपको क्या दिया जाए। याद रखिएगा मेरा बेटा, ऑप्शंस के अंदर जो दिया जाएगा वो आपका होगा, सही है मेरा बेटा। 12 और 21 बोथ आपका आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 12 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, आप चाहें तो 21 भी ले सकते हैं, मगर जो ऑप्शन होगा उसके मुताबिक लेंगे। यानी कि ऑप्शन गिवन होंगे ना ABCD, दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते। अगर दोनों होंगे तो लिखा होगा बोथ, E12 एंड E21 बोथ लिखा होगा, फिर आपको क्लियर है मेरा बेटा। तो इसका आंसर E21 भी हो सकता है और E12 भी हो सकता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब देखो मेरा बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को करने का तरीकेकार, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को अपने बगौर मुआयना करना है, देखना है क्या क्वेश्चन है। देखो 3C 27D 9E 7I 21K 3M 4D डैश 7J। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, बहुत आसान सा पैटर्न है यार, बहुत आसान सा। पहले अल्फाबेट्स देख लो, C है, D है, E है। देखो C ये रहा, D ये रहा, E ये रहा। यानी कि पहली रॉ में तमाम अल्फाबेट्स 1 1 का डिफरेंस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद देखो आई है, के है, एम है। आई ये रहा, के ये रहा, एम ये रहा। यानी कि सेकंड रॉ के अंदर तमाम अल्फाबेट्स 2 2 के डिफरेंस को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो थर्ड रॉ में क्या हो रहा है, डी, डी ये रहा, जे ये रहा, और बीच का नंबर गायब है। देखो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रॉ में अगर 1 का डिफरेंस है, सेकंड रॉ में अगर 2 का डिफरेंस है, तो थर्ड रॉ में क्या होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो भाई डी के बाद मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे जी मिल रहा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। क्योंकि भाई फर्स्ट रॉ में अगर 1 का डिफरेंस है, सेकंड में अगर 2 का डिफरेंस है, थर्ड रॉ में क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है 3 का डिफरेंस होगा। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी अल्फाबेट्स वाली। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर।
अब देखो नंबर्स के ऊपर कोई पैटर्न देखना, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में नंबर रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको करवाए कि भाई आपको किस तरीके से पैटर्न पता चल रहा होगा। मुझे साफ दिख रहा है यार 3+27 या 9 कोई आपको सम तो सेम नहीं मिलेगा रॉ या कॉलम में। हाँ एक चीज मुझे साफ दिख रही है कि 3 इंटू 9 क्या होगा, बीच की वैल्यू दे रहा है, 3 9 27। तो भाई अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा 27 मिल जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा 21 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर 4 इंटू 7 करूंगा तो क्या मिलेगा, 28 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 28 आ जाएगा। तो आंसर आ गया भैया। यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉलम 2 की वैल्यू आ रही है। सिंपल इज डेट मेरा बेटा। देखो पैटर्न को चुटकी बजा के आप सीख सकते हो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर लिया हुआ है। अब आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है BD3CE5DF15G2FH4GI8। बहुत देखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि बहुत ही आसान सा है। यार देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन मुझसे कहता है कि भैया बी डी के बाद है सीई, यानी कि एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है, बी फिर सी फिर डी फिर ई। ओके, यानी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई मसले की बात नहीं। देखो बी के बाद क्या है, सी है, और डी के बाद आ गया ई। ओके, फिर सी के बाद देखो डी आ रहा है, ई के बाद क्या आ गया, एफ आ गया, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। ई के बाद देखो एफ आ रहा है, मुझे पता है जी के बाद एच होता है, एफ के बाद क्या होता है, जी होता है, एच के बाद क्या होता है, आई होता है, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। एच के बाद आई होता है, मुझे मालूम है, जे के बाद के होता है। आई के बाद क्या होता है, देखो आई के फौरन बाद क्या होता है, आई के बाद होता है जे, तो यहाँ पे एक अल्फाबेट तो जे का आ गया। के के बाद क्या होता है मेरा बेटा, के बाद होता है एल, के बाद क्या होता है, देखो एल होता है, तो एल आ गया। यानी कि लास्ट के जो दो अल्फाबेट्स हैं वो तो जे और एल पता चल गए। अब नंबर्स में देखो, नंबर्स में कहानी क्या चल रही है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 15 है, तो भाई साफ पैटर्न है, 5 3 इधर 15 होता है। इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 8 है, 4 2 8 हो रहा है। तो इधर क्या है, 4 और 6 है, तो 4 6 क्या होगा मेरा बेटा, 24 के बराबर होगा। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है। लोग कहते हैं आईक्यू के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं फास्ट और नस्ट के अंदर। भाई मुझे बताओ ना क्या मुश्किल है, सारे नस्ट और फास्ट के पास पेपर से लेकर क्वेश्चन है। भाई मुश्किल है इसके अंदर कुछ भी? आप लोग बोलेंगे नहीं सर आसान है। मेरा बेटा आसान नहीं है, आसान बना दिया अब आपके लिए इंशाल्लाह ताला इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन है। कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक अल्फाबेट डिस्टेंस और तुम डिस्टेंस को इस तरह का कोड के अंदर लिख सकते हो, अगर डिस्टेंस को तुम ऐसे लिख सकते हो तो बताओ डॉक्यूमेंट को कैसे लिखोगे। अब अगेन बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको भाई सबसे पहले नंबर्स, आपने सबसे पहले अपने जहन में बेसिक जो है ना इन चीजों को लेकर आ जाना है। पेपर के स्टार्ट में उसको लिखा हुआ होगा आपने, सही है ना। अब देखो कोई भी आपको कोड गिवन है ना, उस कोड को उसके सामने लिख दो। देखो डिस्टेंस अगर मुझे ये गिवन है, ये I2UBECN, उसके सामने लिख दूंगा। आई के डी के सामने आई आ गया, इधर डी आ गया, इधर टी आ गया, इधर यू आ गया, इधर बी आ गया, इधर सी आ गया, इधर एन आ गया। अब देखो यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस इस कोड में गिवन है तो डॉक्यूमेंट कैसे लिख, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो आपको एक वर्ड गिवन है डिस्टेंस और जिसका कोडिंग वर्ड है IDTUBECN। तो हमने क्या करा, हमने पहले उन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सामने लिख दिया। अब देखो एग्जामिनर मुझसे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट बना के दिखाओ या थर्सडे बना के दिखाओ, तो कैसे काम करेंगे। देखो अगर मैं अपने वर्ड को गौर से देखूं कि भाई डी के आगे आई आ रहा है, आई के आगे डी आ रहा है, तो अगर मैं देखूं तो हम लोग डी से आई पे जा रहे हैं और आई से वापस डी पे आ रहे हैं। तो भाई इसका एक सिंपल मतलब तो ये कि यार मेरे पास यहाँ पे पहले दो अल्फाबेट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं मेरा बेटा, पहले दो अल्फाबेट्स एग्जैक्टली इंटरचेंज हो रहे हैं, सही है ना भैया। अच्छा भाई अब देखो एस से टी पे जा रहा है, अगर मेरे पास एस से टी पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस का 1 हो रहा है। और फिर टी से यू पे जा रहा है, अगेन प्लस का 1 हो रहा है। ए से बी पे जा रहा है, प्लस का 1 होगा। आगे देखो एन से क्या हो रहा है, एन से ई पे जा रहा है। अब देखो एन यहां पर है, ई यहां पर, इतना लंबा फासला कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो सिमिलरली आपके पास एन सी ई, सी के सामने सी आ रहा है, फिर ई अगेन आपके पास ई के सामने एन आ रहा है, इतना लंबा फासला। अगर आप गौर से देखो तो इन तीनों अल्फाबेट्स को उल्टा करके लिखा हुआ है एन सी ई, यानी कि ये ई सी एन जो है इसका मतलब क्या, ये भी इंटरचेंज करके लिखे गए हैं, ये भी क्या हुआ हुआ इंटरचेंज करके लिखे गए हैं। क्योंकि देखो आपके वो बहुत लंबा फासला आ रहा है एन से ई के दरमियान, फिर सी टू सी तो एज इट इज है, ई से एन के दरमियान, यानी कि इन तीनों अल्फाबेट्स को भी इंटरचेंज करके लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट को कोड वर्ड में लिखना है तो जाहिर सी बात है पहले दो अल्फाबेट जो है वो एज इट इज इंटरचेंज कर दिए जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ओडी। उसके बाद सी के अंदर प्लस का 1 है, देखो बाकी अगले तीन लेटर्स के अंदर +1 +1 +1 है, तो सी का अंदर +1 करूंगा ऑब्वियसली डी बन जाएगा। यू के अंदर +1 करूंगा तो वी बन जाएगा, एम के अंदर +1 करूंगा तो एन बन जाएगा। और फिर अगेन लास्ट के जो तीन लेटर्स हैं वो इंटरचेंज करके लिख दिए जाएंगे TNE। तो डॉक्यूमेंट्स को हम कोड वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ये बन जाएगा डॉक्यूमेंट्स का कोड वर्ड। लेट सपोज एग्जामिनर कहते हैं थर्सडे को कोड वर्ड के ऊपर लिखो, तो भाई देखो पहले दो अल्फाबेट्स क्या है, आपने हमेशा अपने क्वेश्चन में जो कोड वर्ड गिवन है उसको देखना है। आपको साफ दिख रहा है कि पहले दो अल्फाबेट्स इंटरचेंज हुए हैं तो ये HT हो जाएगा। उसके बाद की जो आपकी तीन अल्फाबेट्स आ रही है ये क्या है, +1 +1
+1, तो U के अंदर +1 किया जाएगा V बन जाएगा, R में +1 करेंगे S बन जाएगा, S के अंदर +1 करेंगे T बन जाएगा, और उसके बाद जो तीनों अल्फाबेट्स हैं इनको इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, देखो इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा YAD। तो ये हमारे पास कोड वर्ड आ गया थर्सडे का। तो मुझे बताइए कोड वर्ड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह किसी बच्चे को। तो कोड वर्ड के अंदर मेरा बेटा इस तरीके से हम चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो लास्ट टॉपिक आ रहा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ये टॉपिक जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ना, ये दो तरीकों से पेपर में आता है। एक तो एग्जामिनर आपसे कह देगा कि फाइंड द रिवर्स कोड वर्ड फॉर द स्क्वायर, या तो क्वेश्चन आपसे खुद मुंह से मांग लेगा कि रिवर्स कोड वर्ड बताइए स्क्वायर का, या फिर एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म दे देगा कि लेट्स सपोज एग्जामिनर कहेगा कि भाई यहाँ पे H है, यहाँ पे J है, यहाँ पे F है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे I है, यहाँ पे U है। अब एग्जामिनर ने या तो स्क्वायर का आपको कोड वर्ड दे देगा, या फिर एग्जामिनर बता देगा कि रिवर्स कोड वर्ड फॉलो किया जा रहा है। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता रिवर्स कोड वर्ड होता क्या है, तो आइए पहले रिवर्स कोड वर्ड आपको सिखा देता हूँ कहते किसे हैं। भाई देखो, आपको ये बात मालूम है कि यार ए के सामने क्या होगा, रिवर्स कोड वर्ड का मतलब क्या है कि भाई जो स्टार्टिंग नंबर है उसके साथ का एंडिंग नंबर, यानी कि स्टार्टिंग ए तो एंड के अंदर स्टार्ट किससे हो रहा होता है, जेड से हो रहा होता है। इसी तरीके से बी के साथ क्या होता है, वाई होगा। इसी तरीके से मेरे पास सी के साथ क्या होगा, मेरा बेटा एक्स होगा। इसी तरीके से डी के साथ क्या होगा, या इसको आप ऐसे बना लो ABCDEFGHIJKLM तक बनेगा, HIJKLM M तक उस बनाओ। इसके बाद यहाँ पे N, यहाँ पे O, यहाँ पे P, उसके बाद चलते जाएगा। फिर क्या आ गया Q, फिर आ गया R, फिर आ गया S, फिर आ गया T, फिर ऑब्वियसली मेरे पास U, देन V, देन W, और ये XYZ। ये जो मैंने आपके सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा है, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स कोड वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, रिवर्स कोड वर्ड। देखो इसका मतलब क्या है कि A के सामने देखो क्या है, Z है, A के सामने क्या है, Z है, B के सामने क्या है, Y है, C के सामने क्या है, X, यानी कि भाई पहला लेटर उसके साथ का आखिरी लेटर, दूसरा लेटर आखिरी से दूसरा लेटर, तीसरा पहला लेटर तीसरा आखिरी लेटर, चौथा स्टार्टिंग का लेटर चौथा आखिरी का लेटर, पांचवा स्टार्टिंग का लेटर पांचवा आखिरी का लेटर। इस तरीके सीरीज चल रही होती है। इस सीरीज को जहन में बिठाने की जरूरत क्या है कि भाई आपको मालूम हो कि ए से स्टार्ट हो रही है टिल एम, और फिर एम से लेके एन से लेके जेड तक, यानी कि आप ए से लेके एम तक पहले ये कॉलम के अंदर नंबर्स को अल्फाबेट्स को लिखो, और फिर एन से जेड तक लिख दो, सिंपल तरीके से, कोई रट्टे नहीं मारने की जरूरत, आसान तरीका है। अब देखो मेरे पास अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो अब दो तरीके हैं। अब आप देखो स्क्वायर एस से एच पे जा रहा है, भाई अगर तो मैं सिंपल पैटर्न पे देखूं यार, एस से एच पे जा रहा है, देखो एस यहां पर है, एच यहां पर है, इतना फासला है, इतना फासला है, तो इसका मतलब ये सिंपल अल्फाबेट्स फॉलो नहीं हो रहे। यानी कि अगर मुझे कोड दे भी दिया जाए तो मैं फाइंड नहीं कर सकता कि यार एस से अगर एच पे जा रहा है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि यार इतना फासला है, ये बहुत ज्यादा फासला है, 26 डिजिट्स का फासला होगा बीच के अंदर तकरीबन, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा फासला आ रहा है कि भाई एस से एच पे जा रहा है। अब क्या करूं भैया, अब देखो क्यू से कहां पे जा रहा है, जे पे जा रहा है, देखो कितना फासला होगा अगर सिंपल मैं सीरीज के ऊपर जाऊं। अगर मैं सिंपल फाइंड क्यू ये रहा और जे ये रहा, यानी कि इतना सारा फासला अगेन आ गया, इनको बहुत डिफिकल्ट है। आसान तरीका क्या है कि इसका मतलब क्या है कि जब इतना फासला आ रहा है तो मैं रिवर्स कोड ऑर्डर्स भी चेक कर सकता हूँ कि जब मेरे अल्फाबेट्स के अंदर ओरिजिनल अल्फाबेट और कोड के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ रहा हो, बहुत फासला आ रहा हो, तो आप कोड वर्ड पे चेक कर लो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर के ऊपर। तो यार देखो एस के सामने क्या क्यू एग्जिस्ट करता है, मुझे साफ दिख रहा है एग्जिस्ट करता है। भाई देखो हमारे पास एस के सामने सॉरी एच है, एस के सामने क्या एच, तो देखो एच के सामने क्या एच होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब फॉलो कर रहा है। क्यू के सामने जे होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब फॉलो कर रहा है, यानी कि रिवर्स कोड ऑर्डर आपको गिवन। अब एग्जामिनर आपसे कहता है बताइए टेबल को कैसे लिखूंगा मैं इस कोड के अंदर। तो भाई देखो टी के सामने क्या है, टी के सामने है जी, टी के सामने क्या है मेरा बेटा जी है, ए के सामने क्या है जेड है, बी के सामने क्या है वाई है, एल के सामने क्या है ओ है, ई के सामने क्या है वी है। तो भाई टेबल को कोड वर्ड में ऐसे लिखा जाएगा। लेट सपोज एग्जामिनर कहते हैं पाकिस्तान को कोड वर्ड में लिख के दिखाओ, पाकिस्तान को हमने कोड वर्ड में लिखना है बिल्कुल इंटेलिजेंस की तरह, भी कैसे लिखेंगे भैया, पी, पी कहां गया, पी फॉर के, पी क्या है के बराबर, ए बराबर है जेड के बराबर, अगेन के आ रहा है, के किसके बराबर है मेरा बेटा, के बराबर है पी के बराबर है, आई किसके बराबर है मेरा बेटा, आई बराबर है अल्लाह भला करे आर के बराबर, एस बराबर है मेरा बेटा सिंपल तरीके से किसके बराबर, एस बराबर है एच के, ए बराबर है जेड के, और एन बराबर है एम के, यानी कि पाकिस्तान को कोड वर्ड में आप ऐसे लिख सकते हो, सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि भैया फास्ट को आपने लिखना है कोड वर्ड के अंदर, फास्ट यूनिवर्सिटी को, या नस्ट को आपने लिखना है कोड वर्ड के अंदर, तो कैसे लिखेंगे। अगेन ये पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे आए हुए हैं कि भाई एफ को कोड वर्ड में कैसे लिखोगे। अगर रिवर्स कोड वर्ड फॉलो हो रहा है, यकीन मानिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा अगर आप सिंपल अल्फाबेटिकल कोड के ऊपर जाओगे, बहुत डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, रिवर्स कोड कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। तो एफ के सामने देखो क्या है, एफ के सामने होता है यू, तो यू आ गया, ए के सामने क्या है जेड,
एस के सामने क्या है मेरा बेटा, एस के सामने मुझे मिल रहा है एच, और टी के सामने क्या मिल रहा है, टी के सामने मिल रहा है जी। नस्ट को अगर कोड वर्ड में लिखा जाएगा तो एन के सामने क्या है एम, यू के सामने क्या है एफ, एस के सामने क्या है एच, और टी के सामने क्या है जी। तो सिंपल तरीके से कोड वर्ड में आ गया। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिलियन डॉलर का कॉन्सेप्ट है ये, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। इससे हर साल पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग को जो मैंने आज की क्लास में वो कवर अप करवाया है, इसको लाजमी तौर पे आपने समझना है, इसको लाजमी तौर पे अपने लेक्चर को देखना है, और ये लेक्चर पे अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, क्योंकि हर साल इस पर्टिकुलर लेक्चर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन, और बहुत से केसेस में 4 से 5 क्वेश्चन ही पेपर में आ रहे होंगे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आईक्यू सेक्शन के ऊपर। पीडीएफ फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, मगर लाजमी तौर पर लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करना है। एक दफा तमाम चीजों को, तमाम इन क्वेश्चंस को एक ब्लैंक पेज पे उतारिएगा, उसके 3 से 4 फोटोकॉपीज करवा लीजिएगा, और फिर कोशिश करिएगा कि उनको रोज बैठ के सॉल्व करें, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाए उनको बैठ के सॉल्व करें, और इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। सही है ना भैया? तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।